पृथ्वीराज सिंह के घर की बर्थडे पार्टी में एंजॉय कर रहे सिद्धार्थ को जब ये पता लगा कि रुक्मिणी का कोई भाई भी है और वो कई दिनों से बेहोश था और अब उसे होश आया है और रुक्मिणी उसके होश में आने की वजह उसे बता रही है, तो वो चौंक गया था, क्योंकि ना तो इससे पहले वो रुक्मिणी से ना पृथ्वीराज से मिला था। दूसरी बात, वो राजस्थान भी अपने जीवन में पहली बार आया था, इसलिए ये सब उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन चूंकि बीरेन ने उसे पृथ्वीराज सिंह के साथ जयपुर जाने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ को पृथ्वीराज के साथ जाना पड़ रहा था। सिद्धार्थ जयपुर चला गया था और सुकृति, कृतिका, गुरबचन और अभिमन्यु ये वापस बिसलपुर चले गए थे। विदित कि रुक्मिणी ही वो जूनियर रेजिडेंट थी जिसको देवयानी के इलाज के लिए लगाया गया था और उसके साथ साथ जयपुर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर से बाहर निकाली गई रिया माथुर की मां देविका रानी माथुर भी जयपुर में ही थी। तो क्या सिद्धार्थ के सामने आज ये दोनों राज बाहर आने वाले थे कि रिया माथुर की मां जिंदा है और देवयानी उसे इंद्रनगर से ढूंढने आई है? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ को राजसमंद से निकले हुए करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर में रुक्मिणी ने ये बात क्यों कही कि उसके भाई को होश उसकी वजह से आया है। इधर सिद्धार्थ के अलावा ये बात पृथ्वीराज के भी दिमाग में तैर रही थी। पृथ्वीराज का दिमाग तो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि सिद्धार्थ की वजह से उसके बेटे को होश आया है, लेकिन उनका दिल न जाने क्यों इस बात को लेकर एक सॉफ्ट सिग्नल दे रहा था। इधर सिद्धार्थ जयपुर पहुंचने वाला था और उधर दूसरी तरफ युवराज रुद्रदेव से पूछताछ करने के लिए कुछ सीनियर लेवल के पुलिस वाले प्रीतपुरा थाने पहुंच चुके थे। युवराज रुद्रदेव के चेहरे पर कहीं से भी शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें बस किसी तरह से सिद्धार्थ के बारे में कोई क्लू चाहिए था, इसलिए वो पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे थे। युवराज रुद्रदेव से वहां आए और पुलिस वालों ने भी पूछताछ की, लेकिन उन्हें कहीं से भी इस बात का शक नहीं हुआ कि युवराज रुद्रदेव यानी गोली का व्यवहार संदिग्ध है। उन्होंने रिया माथुर के बंगले पर भी फोन करके गोली के बारे में पूछताछ की और गोली की फोटो समेत बाकी डिटेल्स को मोबाइल पर मंगाकर देखा तो उन्हें सब कुछ क्लियर लगा। चूंकि सिद्धार्थ रिया माथुर के साथ जुड़ा हुआ था और उसका रिया माथुर के बंगले पर आना जाना था, इसलिए गोली से सिद्धार्थ की दोस्ती होना कहीं से भी गैर वाजिब नहीं लग रहा था। क्लियर है ये, छोड़ दो इसे, सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा और उसके आदेश पर युवराज रुद्रदेव को छोड़ दिया गया था। युवराज रुद्रदेव हवालात से बाहर निकलकर प्रीतपुरा की ओर बढ़ चुके थे। जैसे अधूता को सिद्धार्थ के ही घर से पारद के ऊर्जा का होने का आभास हुआ था, ठीक वैसे ही युवराज रुद्रदेव को भी सिद्धार्थ के घर से पारद के होने का आभास हुआ और वो भी सिद्धार्थ के घर पर पहुंच चुके थे। अधूता की तरह युवराज रुद्रदेव को भी सिद्धार्थ के घर के हर कोने से पारद की ऊर्जा का आभास हो रहा था। शायद पारद की बुरी शक्तियां एक्टिवेट हो चुकी हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द राज्य रक्षक को ढूंढकर उसको ट्रेनिंग देना होगा, वरना वो राज्य रक्षक की मौत का भी कारण बन सकती है। युवराज रुद्रदेव ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। गोली की यादों को अपने दिमाग में फिट करने के बाद युवराज रुद्रदेव को पृथ्वी की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। वो भी सिद्धार्थ के घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने से शांति देवी आती हुई दिखाई पड़ी। शांति देवी अधूता के हाथों मारे गए प्रभुनाथ की पत्नी थी। चूंकि प्रभुनाथ और सिद्धार्थ का एक दूसरे के घर आना जाना था और उनका घर थोड़ी थोड़ी दूर पर था, इसलिए जब शांति देवी ने सिद्धार्थ के घर में किसी अनजान आदमी को घुसते देखा तो वो चली आई थी। प्रभुनाथ के मरने के बाद शांति एकदम अकेली पड़ गई थी, इसलिए भी शांति देवी का घर में मन नहीं लगता था। बेटा, कौन हो आप? शांति देवी ने युवराज रुद्रदेव से सवाल किया। मैं गोली हूं चाची, सिद्धार्थ भाई से मिलने आया था, युवराज रुद्रदेव ने जवाब दिया। सिद्धार्थ का नाम सुनते ही शांति देवी के चेहरे पर एक चमक और आंखों में आंसू आ गए थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश अगर सिद्धार्थ होता तो वो शायद आज इतनी बड़ी परेशानी में ना फंसती, या दूसरे शब्दों में कहे तो जब तक सिद्धार्थ प्रीतपुरा गांव में था, पूरा गांव खुश था। सिद्धार्थ ने सबकी फसलों को हाई रेट पर बिकवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से सबके घर में पैसे आने लगे थे। लेकिन जब से उसने गांव छोड़ा, तब से पूरे प्रीतपुरा गांव में आफत सी आ गई थी। लोग फिर से तंगहाली के दौर से गुजरने लगे थे। ऊपर से मुखिया हरमंत सिंह का गायब होना और लकी तथा प्रभुनाथ की क्रूर हत्या ने सबको डरा दिया था।
सिद्धार्थ मिले तो उसे बताना कि उसकी शांति चाची कितनी मुसीबत में है। कहते हुए शांति रोने लगी थी और युवराज रुद्रदेव ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया था। जैसे ही युवराज रुद्रदेव ने शांति देवी को टच किया, उन्हें एक बुरी शक्ति का साया होने का एहसास हुआ। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा काल नेमी के राजमहल के ऊपर हमला करने के बाद हुआ था। लेकिन चूंकि युवराज रुद्रदेव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अधूता यहाँ पर आ चुका है, इसलिए उन्हें लगा कि यह उनका भ्रम है। इसलिए उन्होंने उस एहसास को अनदेखा कर दिया था। आप भूखी हैं चाची? युवराज रुद्रदेव ने सवाल किया और उनके सवाल करने पर शांति देवी ने हाँ में सिर हिला दिया था। शांति देवी अक्सर बीमार रहती थी। उन्हें खाना पानी प्रभुनाथ ही देता था, लेकिन प्रभुनाथ के जाने के बाद उन्हें खाना देने वाला कोई नहीं बचा था और उसके साथ साथ गांव के लोग उनके घर जाने से डरते थे, इसलिए उन्हें खाना पानी नहीं मिल पाता था। चलिए, आप मुझे सिद्धार्थ के बचपन से लेकर अभी तक की सारी कहानी सुना देना और मैं आपके लिए खाना बना दूंगा, युवराज रुद्रदेव ने शांति देवी से कहा। और शांति देवी एक ही बार में मान गई और युवराज रुद्रदेव के साथ अपने घर की ओर चली गई थी। इधर युवराज रुद्रदेव शांति देवी के घर पहुंच चुके थे, जहां से वो सिद्धार्थ की कहानी जानकर अपने राज्य रक्षा के बारे में अच्छे से पता करना चाहते थे। दूसरी तरफ सिद्धार्थ पृथ्वीराज और रुक्मिणी के साथ जयपुर में बने उस हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुका था, जहां पर रुक्मिणी का भाई एडमिट था। सवाई मानसिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सिद्धार्थ ने वहां लगा हुआ हॉस्पिटल का बोर्ड पढ़ा। ये हॉस्पिटल वो नहीं था जहां पर देविका रानी माथुर और देवयानी एडमिट थी, बल्कि ये हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल से चंद कदम पहले बना हुआ था। यानी अभी देवयानी और सिद्धार्थ के मिलन बेला में कुछ समय बाकी था। लेकिन कब तक? क्या सिद्धार्थ आज ही देवयानी से मिलने वाला था या फिर ये प्रतीक्षा समय और लंबा होने वाला था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आगे आगे पृथ्वीराज सिंह रुक्मिणी वहां से हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे और सिद्धार्थ भी उनके पीछे पीछे चला गया था। रुक्मिणी ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ मिलकर यह बात छुपा रखी थी कि पेशेंट सेंट्रल मिनिस्टर पृथ्वीराज सिंह का बेटा है। लेकिन जब आज ये पोल खुली तो पूरा हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर था। पृथ्वीराज और रुक्मिणी ने अपने भाई के घायल होने की खबर न सिर्फ दुनिया से बल्कि अपने सगे रिश्तेदारों से भी छुपाई थी। इसलिए किसी को भी उसके हॉस्पिटल में होने की जानकारी नहीं थी। किसी को भी उनके बेटे के बारे में पता न लग जाए कि वो हॉस्पिटल में है। इसके लिए ही पृथ्वीराज ने अपने जन्मदिन की पार्टी भी रख दी थी। आखिर में पृथ्वीराज इतनी बड़ी बात को क्यों छुपाना चाहते थे? आखिर वो क्यों नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में दुनिया को पता चले? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ पृथ्वीराज और रुक्मिणी के साथ उस वार्ड के बाहर पहुंच चुका था। हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर ही डॉक्टर्स पृथ्वीराज सिंह का वेट कर रहे थे। आइए सर, उनके बेटे का इलाज करने वाले डॉक्टर ने पृथ्वीराज सिंह की अगवानी करते हुए कहा और सिद्धार्थ और रुक्मिणी बाहर ही रुक गए थे और पृथ्वीराज सिंह डॉक्टर के साथ अंदर चले गए थे। जब पृथ्वीराज सिंह अंदर पहुंचे तो उनके सामने उनका बेटा बैठा हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर चोटों के निशान अभी भी हल्के हल्के दिखाई पड़ रहे थे और पूरा सिर अभी भी पट्टियों से ढका हुआ था। अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आया देखकर पृथ्वीराज की आंखें छलछला गई थी। कैसे हो अनिकेत? पृथ्वीराज सिंह ने अपने बेटे से सवाल किया। मैं ठीक हूं डैड। रुक्मिणी कहाँ है? अनिकेत ने सवाल किया। बाहर है, बुलाता हूं, पृथ्वीराज सिंह ने कहा और फिर अपने पास खड़े डॉक्टर को इशारा कर दिया। पृथ्वीराज सिंह का इशारा पाकर डॉक्टर रुक्मिणी को बुलाने चला गया था। रुक्मिणी और सिद्धार्थ जब अंदर आ रहे थे तो उस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि पृथ्वीराज सिंह का बेटा कोई ऐसा बंदा ना निकले जिसे वो पहले से जानता हो या मिला हो, क्योंकि अभी आरंभ को पीटने की वजह से वो भाग रहा था। अब वो और रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब सिद्धार्थ अंदर पहुंचा तो उसके दिमाग से ये सारा डर बाहर निकल गया था। उसके सामने बैठे हुए अनिकेत को उसने कभी जीवन में नहीं देखा था और ना ही मिला था। अनिकेत को देखने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ ने भले ही अनिकेत को नहीं देखा था, लेकिन अगर देवयानी यहाँ होती तो वो बता सकती थी कि अनिकेत वही बंदा था जो उस रात उस गाड़ी में मौजूद था जिससे देवयानी आकर टकराई थी जब अधूता के साथ हुए मुठभेड़ के दौरान उसके ऊपर अज्ञात हमला हुआ था।
अनिकेत और उसका दोस्त मध्य प्रदेश से राजस्थान लौट रहे थे। अनिकेत के दोस्त ने खूब दारू पी रखी थी और गाड़ी वही चला रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अनिकेत अपने दोस्त को बार बार ड्राइविंग करने से रोक रहा था, लेकिन नशे में धुत उसके दोस्त ने उसकी एक न सुनी और गाड़ी चलाता रहा। इसी बीच अधूता के द्वारा हमला किए जाने से घायल देवयानी आकर उनकी कार से टकरा गई थी। अनिकेत देवयानी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने देवयानी को मरा जानकर कार की डिक्की में डाला और वहां से लेकर निकल गया था। फिर दोनों ने मिलकर देवयानी को पार्वती नदी में फेंक दिया था, जो बहते हुए बिसलपुर पहुंच गई थी और दानों को मिल गई थी। देवयानी की बॉडी को पार्वती नदी में फेंके हुए 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अनिकेत को एक अपराध बोध आ गया था कि उसकी वजह से एक लड़की की जान गई, इसलिए उसे नींद नहीं आती थी और वो पूरी पूरी रात जागकर परेशान रहता था। एक दिन वो ऐसे ही रात में घूमने निकला। उस समय उसका वो दोस्त भी साथ था जो एक्सीडेंट के वक्त था। अनिकेत और वो दोनों गाड़ी से जा रहे थे कि गाड़ी चला रहे अनिकेत को ऐसा लगा कि जैसे उनके सामने कोई आ गया हो और उसने अपने सामने के आदमी को बचाने के लिए ब्रेक मार दी। और जैसे ही उसने ब्रेक मारी कि पीछे से आ रहा एक ट्रक उनके ऊपर चढ़ गया। अनिकेत के दोस्त की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, लेकिन अनिकेत बुरी तरह घायल हो गया था। अनिकेत और रुक्मिणी एक साथ रहते थे, इसलिए रुक्मिणी तक ये बात सबसे पहले पहुंची और वो अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गई थी, जहां पर अनिकेत ने बेहोशी की हालत में कहा था कि जिस दिन सिद्धार्थ हवेली में कदम रखेगा उस दिन उसे होश आ जाएगा। और आज जब अनिकेत को होश आया तो रुक्मिणी को एकदम से ये बात याद आ गई थी। सिद्धार्थ दूर खड़ा रुक्मिणी और अनिकेत को हंसकर आपस में बातें किए देखे जा रहा था और सिद्धार्थ दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था कि तभी रुक्मिणी का फिर से फोन बजा। फोन जयपुर ट्रॉमा केयर से था। रुक्मिणी ने झट से फोन उठा लिया था। रुक्मिणी, तुम इसी वक्त जयपुर के लिए निकलो, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है, उधर से आवाज आई। इधर रुक्मिणी अपने भाई के साथ थी और उधर जयपुर ट्रॉमा केयर में देवयानी को फिट्स फिर से आना शुरू हो गए थे और इसलिए डॉक्टर ने रुक्मिणी को बुलाया था। देवयानी को सिद्धार्थ के अपने आसपास होने का अंदेशा हो चुका था, इसलिए वो तड़पने लगी थी। क्या सिद्धार्थ मिल पाएगा देवयानी को? और क्या यहाँ से शुरू होने वाला है सिद्धार्थ का इंद्रनगर राज्य का सफर? क्या युवराज रुद्रदेव को मिल पाएगा सिद्धार्थ के बारे में कोई क्लू? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम।